वेलकम टू करेक्ट एग्ज़ाम। आज हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि टॉप 50 एमसीक्यूज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है? इसमें ऑप्शन पहला है का ऋग्वेद, ऑप्शन दूसरा है सामवेद, ऑप्शन तीसरा है गा यजुर्वेद, ऑप्शन चौथा है अथर्ववेद। इसका जो सही उत्तर है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और यह प्राचीन भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेद व्यास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी खा चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य काल के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना चाणक्य कौटिल्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मौर्य काल में भारत आया था? ऑप्शन ए है फहान, ऑप्शन बी है हैंसांग, ऑप्शन सी है मैगस्थनीज, ऑप्शन डी है इत्सिंग। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन का तीसरा वाला। ठीक है, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था राजदूत बन के। ठीक है। और उसने इंडिका नामक पुस्तक में भारत का वर्णन किया। उसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, याद रखिएगा। मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, उसमें ये लिखा है उसने। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्तकाल के इतिहास के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है सांची स्तूप, ऑप्शन बी है सारनाथ का सी स्तंभ, ऑप्शन सी है इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन डी लोथल का गोंदीवाड़ा। ठीक है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ठीक है। स्पष्टीकरण, इलाहाबाद स्तंभ एक शिलालेख समुद्रगुप्त के शासनकाल में उनकी विजयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। शिलालेख एक ऐसा लेख होता है जो पत्थर पे लिखा होता है। ठीक है। तो जो पुरातात्विक इतिहास या पुरातात्विक इतिहास, पुराने इतिहास के बारे में जानने के लिए क्या होता है कि जो पत्थर पे लिखा हुआ है वो क्या मिटता नहीं है, इस वजह से उसे शिलालेख बोला गया। शिला पे लिखा हुआ है। ठीक है। और बाकी चीज़ें तो बचती नहीं, जैसे और पत्तों पे लिखा होगा, छाल पे लिखा होगा पेड़ों की, तो वो कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं। ठीक है। तो इस वजह से क्या शिलालेख होते हैं या फिर किसी धातु पर, ताम्रपत्र पर लिखा होता है तो ये बच जाते हैं। ठीक है, ना पानी में गलते ना धूप में सड़ते हैं, इस वजह से ये बच जाते हैं। तो ये अभी मिले हैं और इन्हीं पे जो लिखा हुआ है तो उसी को पुरातात्विक स्रोत माना जाता है और ये महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज तरंगिणी नामक पुस्तक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मौर्यों का इतिहास, दूसरा ऑप्शन है गुप्तों का इतिहास, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर का इतिहास, चौथा ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत का इतिहास। इसका जो सही उत्तर है तीसरा, कश्मीर का इतिहास। स्पष्टीकरण, राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कश्मीर के राजाओं और उनके इतिहास का वर्णन करता है। ठीक है। आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है? पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है त्रिपिटक, चौथा है पुराण। इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं और इनमें बुद्ध के उपदेश और बौद्ध समुदाय के नियम शामिल है जो प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, जो बुद्ध के समय में लिखे गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? पहला है लोहे का हथियार, दूसरा है सोने के सिक्के, तीसरा है विशाल स्नानागार, चौथा है घोड़े के अवशेष। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन तीसरा, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया एक महत्वपूर्ण संरचना है जो हड़प्पा सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग और सामाजिक जीवन को दर्शाता है। यहाँ पे जो स्नानागार मिले हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बने थे। यहाँ पे जो नालियाँ बनी वो भी सिस्टमेटिक तरीके से बनी थी और उनका जितना भी ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक था। तो उसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने ये हल निकाला और इस स्थिति में पहुँचे कि जब इनके नालियाँ वगैरह ड्रेनेज सिस्टम इतने उन्नत थे तो इनकी सभ्यता कितनी उन्नत होगी, कितने अच्छे से रहते होंगे। ठीक है। तो ये इसी से पता लगता है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है? पहला है आगम सूत्र, दूसरा है जातक कथाएं, तीसरा है दीपवंश, चौथा है महावंश। इसका जो राइट आंसर है पहला वाला आगम सूत्र। आगम सूत्र जैन धर्म के सिद्धांत और नियमों को संग्रह है जो प्राचीन भारतीय धार्मिक और सामाजिक जीवन को समझाने में मदद करता है। जैसे हिंदू धर्म में होता है रामायण महाभारत, मुसलमान में होता है कुरान, या फिर जो जीसस होते हैं क्रिश्चियन में, तो इनका जो बाइबल होती है, इसी तरीके से जैन धर्म में क्या होता है, उनके सिद्धांत और नियमों का एक संग्रह होता है, ठीक है, जिसे आगम सूत्र कहा जाता है। तो यह एक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का, एक अध्ययन करने का एक मतलब स्रोत है, ठीक है, इससे जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संगम साहित्य किस क्षेत्र प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालता है? पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी भारत, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी भारत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, हाँ, दक्षिणी भारत, तमिल क्षेत्र पर। संगम साहित्य प्राचीन तमिल कवियों द्वारा रचित साहित्य कृतियों का संग्रह है जो दक्षिण भारत के प्राचीन समाज, राजनीतिक और संस्कृति पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी एक ग्रंथ है, ठीक है। तो यह भी दक्षिण भारत की जो उस टाइम की सभ्यता थी, कैसे वह रहते थे, क्या करते थे, इस तरीके से संगम साहित्य में प्राचीन कवियों के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये उस टाइम के बारे में हम जानना हो तो इससे जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के धर्म के सिद्धांतों को दर्शाता है? पहला है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, दूसरा है जूनागढ़ शिलालेख, तीसरा है कलिंग शिलालेख, चौथा है ऐहोल शिलालेख। इसका जो राइट आंसर है तीसरा, कलिंग शिलालेख। कलिंग शिलालेख अशोक के कलिंग युद्ध के पश्चात और धम्म के सिद्धांतों को दर्शाता है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। तो यह देख के जो अशोक का हृदय था वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया था और उसे लगा कि मैंने बहुत गलत किया ये। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद पूरी दुनिया में उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपने बेटे और अपनी बेटियों को भी भेजा था, ठीक है, कि बौद्ध धर्म का प्रचार करो। उसके बाद उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और धर्म के हिसाब से, बौद्ध धर्म के हिसाब से अपने शासन को चलाया। क्वेश्चन नंबर 11वां, इंडिका नामक पुस्तक में किस भारतीय शासन के प्रशासन का वर्णन मिलता है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है सम्राट अशोक, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था कि मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है, इंडिका। इंडिका में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है, क्योंकि वह एक राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो उसने उसके शासनकाल के बारे में जो शासन, जिस प्रकार से शासन करते थे वो, ठीक है, उसकी उनकी नीतियाँ और वो कैसे क्या अपनी प्रजा को संभालते थे, कैसे अपने राज्य को संभालते थे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसमें लिखा है। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो आते हैं घुमाने के लिए, कि यहाँ पे आप देखेंगे पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये आप देखने ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड में होता है कि आपने आधा क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने के बाद देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा संबंध है, जबकि यहाँ पे है नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। देखिए ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, ठीक है, ये तीनों संबंधित हैं। जबकि ये चौथा जो है पाटलिपुत्र, ये संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, ठीक है। यहाँ पे भी स्पष्टीकरण में भी वही दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो ये नाम देख के मत सोचिए बुद्ध चरित्र के लेखक बुद्ध ही होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है वसुमित्र, चौथा ऑप्शन है चरक। तो इसका जो राइट आंसर है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है जो बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करता है, ठीक है, जैसे बायोग्राफी होती है ना, तो ये बुद्ध की बायोग्राफी बुद्ध चरित्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्ष के शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है इंडिका, दूसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है हर्ष चरित्र, चौथा ऑप्शन है राजतरंगिणी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन तीसरा, हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र बाण भट्ट द्वारा रचित एक जीवनी है जो हर्षवर्धन के जीवन और उनके शासनकाल पर विस्तृत वर्णन करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी एक बायोग्राफी है।
उनके जीवन पर लिखी है। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? पहला ऑप्शन है खजुराहो के मंदिर, दूसरा ऑप्शन है कोणार्क का मंदिर, तीसरा ऑप्शन है दशावतार मंदिर देवगढ़ का, चौथा ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर ताजगढ़ का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, दशावतार मंदिर देवगढ़। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तुकला जो होती है वो पत्थरों पे जो कलाकारियाँ की जाती हैं, ठीक है, उसे वास्तुकला बोला जाता है। तो उस टाइम पे जो भी राजाएँ थे सबके टाइम पे अलग अलग वास्तुकलाओं के मंदिर बनाए गए, बावड़ी बनाए गए, तो उससे ये पहचान होती है कि भाई ये किसके शासन काल में बना है। तो यहाँ जो पहचान की गई है वो है कि देवगढ़ में जो मंदिर है दशावतार मंदिर, वह वास्तुकला और मूर्तिकला की गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो ये गुप्त काल में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हाथी गुम्फा शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है भीतरी स्तंभ शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है एहोल शिलालेख, चौथा ऑप्शन है नासिक शिलालेख। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा एहोल शिलालेख। ठीक है, एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें जो युद्ध हुआ था तो उसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिलिंद पन्हु नामक बौद्ध ग्रंथ में किसके बीच संवाद है? एक मिलिंद पन्हु नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें किसके बीच का संवाद दिया गया है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है बुद्ध और उनके शिष्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, तीसरा ऑप्शन है मिनंडर और नागसेन का, चौथा ऑप्शन है अशोक और उपगुप्त का। इसका जो राइट आंसर है मिनांडर और नागसेन का। मिलिंद पन्हु एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध धर्म के दर्शन पर प्रश्नोत्तरी शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, ठीक है, उनके बीच और एक राजा थे, उनके बीच में क्या है धर्म को लेकर प्रश्नोत्तरी हुई थी। धर्म को लेकर शास्त्रार्थ हुआ था कि आपका धर्म कैसा है, क्या है, कैसे क्या होता है, कैसे ये सही है हमारे धर्म से। तो ये इस पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मेहरगढ़, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है सुरकोट सुरकोटदा, ठीक है, चौथा ऑप्शन है धौलावीरा। इसका जो राइट आंसर है मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है जहाँ कृषि और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिले थे। जो शुरुआती प्रमाण थे, जो आदि मानव रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ प्रमाण वगैरह मिले हैं। ठीक है, इस वजह से मेहरगढ़ पाकिस्तान में अभी करंट में स्थित है। ठीक है, पशुपालन और इस तरीके के प्रमाण शिलालेखों पे ये चित्र वगैरह बने मिले थे, तो इसलिए यहाँ पुरातात्विक स्थल नवपाषाण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक ऑप्शन ए है चंद्रबरदाई, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, तीसरा है जियाउद्दीन वर्नी, चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। इसका जो राइट आंसर है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक वीर गाथा काव्य है जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का वर्णन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो एक राजा थे। ठीक है, तो उनके जो जीवन में उन्होंने युद्ध लड़े थे, जितने भी युद्ध उन्होंने वीरता से लड़े और जितने भी युद्ध उन्होंने किए, ठीक है, उनका जो वर्णन है पृथ्वीराज रासो में किया गया है। चंद्रबरदाई द्वारा एक वीर गाथा काव्य लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मुगल काल में भारत आया था? प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मुगल काल में भारत आया था? पहला ऑप्शन है इब्न बतूता, दूसरा ऑप्शन है मार्को पोलो, तीसरा ऑप्शन है विलियम हॉकिंग्स, चौथा ऑप्शन है फहान। इसका जो राइट आंसर है विलियम हॉकिंग्स एक अंग्रेज दूत था जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है कायन अकबरी, दूसरा ऑप्शन है तारीख फिरोज शाही, चौथा ऑप्शन है हुमायूंनामा, तीसरा ऑप्शन है हुमायूंनामा, चौथा ऑप्शन है बाबरनामा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है अल
बरूनी, दूसरा ऑप्शन निकोलो कॉन्टी, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, चौथा ऑप्शन है हैंसांग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी एक इतालवी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन बी है एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन सी है तीसरा ऑप्शन सारनाथ की, ऑप्शन डी है महाबलीपुरम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा सारनाथ। सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ और अन्य मौर्यकालीन अवशेष पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आईने अकबरी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है बदायूनी, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन है फैजी, चौथा ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का तीसरा भाग है जिसमें अकबर के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विस्तृत वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत गुप्त काल के इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है? पहला रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा कालिदास के नाटक, चौथा है त्रिपिटक। इसका जो राइट आंसर है कालिदास के नाटक। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। कालिदास के नाटक जैसे अभिज्ञानम, शकुंतलम और मालवी का अग्निमित्रम गुप्तकालीन समाज और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, ये नाम थोड़े बड़े हैं, याद रखिएगा। अभिज्ञान, शकुंतलम और मालवी का अग्निमित्रम। क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये 26 है, 27 मान लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल चालुक्य वंश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हम्पी, दूसरा है बदामी, तीसरा है तंजावुर, चौथा है मदुरई। इसका जो राइट आंसर है बदामी। बदामी चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी थी और यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिर और शिलालेख पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं 27, तारीख हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अलवरूनी, दूसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, तीसरा ऑप्शन है मार्को पोलो, चौथा ऑप्शन है फहान। इसका जो राइट आंसर है पहला अलवरूनी। स्पष्टीकरण, तहकीक ए हिंद अलवरूनी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत का विस्तृत वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है, मतलब किस शिलालेख में वर्णन मिलता है? पहला ऑप्शन है जूनागढ़ शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है नासिक शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, चौथा ऑप्शन है भीतरी स्तंभ शिलालेख। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। इसमें उनकी सैन्य विजयों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पल्लव वंश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पहला है खजुराहो, दूसरा कोणार्क, तीसरा महाबलीपुरम, चौथा एलोरा। इसका जो राइट आंसर है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था और यहाँ कई रथ, मंदिर और पत्थर की नक्काशी पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 30, फुतूह उस सलातीन के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है आमिर खुसरो, दूसरा है ईसामी, तीसरा जियाउद्दीन बर्नी और चौथा ऑप्शन है जिनहाज उस सिराज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा ईसामी। फुतूह उल सलातीन ईसामी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक काव्य है जो भारत में मुस्लिम शासन के शुरुआती इतिहास का वर्णन करता है। ये नाम थोड़ा सा ऑकवर्ड है, मतलब फुतूह उल सलातीन ईसामी, एक उर्दू के वर्ड है शायद, इस वजह से बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो याद रखिएगा, बस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश डालता है? पहला है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है दिव्यवादन, तीसरा ऑप्शन है विनय पिटक और चौथा ऑप्शन है सुत पिटक। इसका जो राइट आंसर है दूसरा दिव्यवादन। दिव्यवादन बौद्ध साहित्य का एक संग्रह है जिसमें मौर्य राजवंश और अशोक के बारे में कई कहानियाँ और जानकारी मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल चोल वंश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है एहोल, दूसरा ऑप्शन है बादामी, तीसरा ऑप्शन है तंजावुर, चौथा ऑप्शन है कट्टदकल। इसका जो राइट आंसर है तंजावुर, तीसरा वाला। ठीक है, तंजावुर चोल साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भी स्थित है, ये भी याद रखिए। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33,
तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक ज़ियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के दरबार से जुड़े थे? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, फ़िरोज़ शाह तुगलक। ज़ियाउद्दीन बनी फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। ठीक है, उस समय पे भी इतिहासकार होते थे, देखिए है ना, अभी नहीं रहते, उस समय भी इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, दूसरा है फहान, तीसरा है हैंसांग, चौथा है इत्सिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा हैंसांग। हैंसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी और अपने यात्रा वृत्तांत में भारत का विस्तृत वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है कालीबंगा। इसका जो राइट आंसर है तीसरा लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था और यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह भी था, बंदरगाह शहर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, मुंतखब उत तवारीख के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा है बदायूनी, तीसरा ऑप्शन है जियामुद्दीन अहमद, ठीक है, चौथा ऑप्शन है गुलबदन बेगम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा बदायूनी बेगम, नहीं सॉरी बदायून, सॉरी यार वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बदायूनी ये राइट आंसर है इसका, दूसरा देख लीजिए आप, है ना। मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल का आलोचनात्मक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, आलोचनात्मक एक अलग होता है, ठीक है, टिप्पणी करना किसी पर, टीका टिप्पणी होती है ना, आलोचनात्मक उसकी बुराई करते हैं, आलोचना का मतलब है, तो ये उस तरीके का ग्रंथ है, ग्रंथ नहीं मतलब एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, हाँ ग्रंथ ही है, सॉरी। 37 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के प्रशासनिक नीतियों पर प्रकाश डालता है? पहला है कलिंग शिलालेख, दूसरा है सारनाथ स्तंभ शिलालेख, तीसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख, चौथा है जूनागढ़ शिलालेख। इसका जो राइट आंसर है तीसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख। ठीक है, तीसरा राइट आंसर, दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख अशोक के प्रशासनिक आदेशों और नीतियों को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल कुषाण वंश से संबंधित है? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है मथुरा, तीसरा है विदिशा, चौथा है उज्जैन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा मथुरा। मथुरा कुषाण साम्राज्य के दौरान एक महत्वपूर्ण कला और सांस्कृतिक केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 39, हुमायूंनामा की लेखिका कौन है? पहला है नूरजहां, दूसरा है जहां आरा बेगम, तीसरा है गुलबदन बेगम, चौथा है रोशन आरा बेगम। इसका जो राइट आंसर है तीसरा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा मुगल बादशाह हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा रचित है और इसमें हुमायूं के जीवन और शासनकाल का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत वैदिक काल के इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है पुराण, दूसरा ऑप्शन है उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है जातक कथा, चौथा ऑप्शन है आगम सूत्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य का हिस्सा है और ये प्राचीन भारतीय दर्शन और आध्यात्म विचारों पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? पहला है बुर्जहोम, दूसरा है चिरंद, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है उल्लूर। इसका जो राइट आंसर है चिरंद, ऑप्शन नंबर दूसरा। चिरंद बिहार में स्थित एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ तांबे के उपकरण और पत्थरों के औजार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संगम साहित्य किस क्षेत्र के इतिहास की जानकारी देता है? पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत, तीसरा ऑप्शन है मध्य भारत, चौथा ऑप्शन है पूर्वी भारत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा दक्षिण भारत। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के विशेष रूप से तमिल क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। यह पहली कुछ सदियों ईसवी सन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मुझे उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज़ आपकी समझ को बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।